आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जल की कठोरता की। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेटों के घुलने के कारण होती है। इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता कर उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं जल चक्र की। समुद्रों, झीलों एवं तालाबों तथा जल के अन्य स्रोतों का जब जल लगातार वाष्पित होता रहता है, पौधे एवं जंतु भी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संग्रहित हो जाती है एवं बादल बनाती है। बादलों में जल की बूंदें पास पास आती हैं तो पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं तथा वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। इस प्रकार जल पुनः जल स्रोतों में पहुंच जाता है तथा जल चक्र पूर्ण होता है इस चित्र के अनुसार। अब हम बात करेंगे जल के बारे में, बहुत कुछ पढ़े, अब आगे बात करते हैं जल प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों के जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नालियों का गंदा पानी आदि मिल जाते हैं, जिससे पीने तथा घरेलू कार्यों को करने के योग्य नहीं रहता है। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक तथा इनके द्वारा जल को दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है। इस जल प्रदूषण के कारण की बात करते हैं तो पहला तो होता है मनुष्यों का क्रियाकलाप। मनुष्यों के बहुत से कार्यकलाप जल को प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा प्रायः लोग अपने घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुएं आदि नाली में फेंक देते हैं। नालियों का जल तालाब, नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित करता है। इसी प्रकार नदी तालाबों में नहाकर, कपड़े धोकर, जानवर तथा गाड़ियों को साफ कर जल को गंदा करते हैं। कुछ स्थानों पर शवों को भी जल में बहा दिया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों के जल में विसर्जन से उनके निर्माण उपयोग किए गए रंगों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। अस्पतालों से फेंका गया अपशिष्ट जंतुओं का मल मूत्र भी जल को प्रदूषित करता है। इससे जल में अनेक रोगों के जीवाणु मिल जाते हैं। दूसरा, खेती से फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशी, खरपतवारनाशी दवाइयों तथा अनेक प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रयुक्त घातक पदार्थ जल में घुलकर नदी तालाबों में पहुंच जाते हैं तथा जल को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से विभिन्न उद्योग धंधों में मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ प्रायः हानिकारक होते हैं। जब कारखानों में इन अपशिष्ट पदार्थों की निकासी की व्यवस्था उचित होती तब वे उसे नदी तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जब यह जल पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है तब उन्हें हानि पहुंचती है। अपशिष्ट पदार्थों में यदि लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि उपस्थित हो तो वे घातक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम हम कैसे करेंगे? शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका सभी नागरिकों, संस्थानों तथा उद्योग धंधों को अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में इस प्रकार के उपकरण लगाए जाएं जो प्रदूषित जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ, कार्बनिक, यौगिक, रंग एवं गंध को दूर कर सकें, ताकि उस जल का पुनः उपयोग किया जा सके। प्रदूषित जल का उपचार करके भी प्रदूषित जल का फिर से उपयोग किया जा सकता है। फिर भौम जल या भौमजल स्तर। यदि हम किसी तालाब के पास गड्ढा खोदें तो हमें वहां आर्द्र मतलब कि नम वाली मिट्टी मिल सकती है। मिट्टी में नमी भूमिगत जल के उपस्थित कारण होती है। अधिक गहराई तक खोदे तब हम पाएंगे मिट्टी के कणों के बीच सारे अवकाश जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। सोचिए, इस भौम जल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मिट्टी से रिसकर नीचे गहराई के स्थानों में भर जाता है। भौम जल स्तर का अवक्षय। आपने देखा होगा कि प्रायः भौम जल की बड़ी मात्रा में पेयजल निर्माण कार्य, कृषि कार्य के लिए भूमि में बोर
कर पंप की सहायता से लगातार निकाला जाता है। प्रायः इस जल की पूर्ति वर्षा जल के रिसाव तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, किंतु इस भौम जल की पुनः पूर्ति पर्याप्त रूप से न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से, जैसे जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि से हो सकता है। एक अन्य कारक अल्पवर्षा भी है। जंगलों का कटना, शहरीकरण तथा वर्षा जल में भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता से वर्षा जल का बह जाना आदि भी भौम जल के अवक्षय के प्रमुख कारण हैं। जल प्रबंधन। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हमें तब होता है जब हमें यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कितना कीमती है। मानव गतिविधियों से जल स्तर लगातार घट रहा है, इसे बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से रही है। प्रत्येक शहर तथा गांव में तालाबों का पाया जाना इसका प्रमाण है, किंतु औद्योगिक विकास एवं लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। जल संरक्षण हेतु आप भी सहयोग कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्रित कर उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुंचाया जाता है। यह गड्ढा उचित आकार का होता है तथा उसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती हैं। गड्ढे का तल कच्चा होता है, जिस पर क्रमशः गिट्टी, रेत की परत बिछाई जाती है। यह परतें जल के लिए छन्ना का कार्य करती हैं। यहाँ पर जल छनकर तथा रिसकर भूमि में पहुँचता है। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इस जल को हैंडपंप या नलकूप द्वारा निकालकर उपयोग में लाया जाता है। गांव में इस दिशा में ग्राम पंचायतों का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्हें वर्षा के आगमन के पूर्व तालाबों की निचली सतह की खुदाई करवा लेना चाहिए, ताकि वर्षा से प्राप्त जल बाहर बहने के बजाय तल में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से भूमिगत जल स्तर पर आसानी से पहुंच जाए। वर्षा के पूर्व छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है। इस तरह हम कुछ इतने वीडियो के बाद मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पृथ्वी का 3/4 यानी 3/4 भाग जल से ढका है, परंतु उपयोग करने योग्य जल की मात्रा बहुत ही कम है। जीवन निर्वाह के लिए जल आवश्यक है। यह विभिन्न जैविक क्रियाओं के माध्यम का कार्य करता है। जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में तथा वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करती हैं। पेयजल निलंबित अशुद्धियों तथा सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए। जल को ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट या पराबैंगनी किरणों द्वारा कीटाणु रहित किया जा सकता है। आशुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। अधिक मात्रा में लवणों की विलेयता के कारण समुद्री जल पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। जल का घनत्व अधिक तथा बर्फ का घनत्व कम होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। विभिन्न पदार्थों के जल में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जल के विद्युत अपघटन से ज्ञात होता है कि प्राप्त हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन का दुगुना होता है, इसीलिए हम इसको H2O कहते हैं। जल में अशुद्धियों के मिल जाने के कारण जल दूषित हो जाता है। वर्षा जल का संग्रहण कर भूमिगत जल स्तर में होने वाली कमी को रोका जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको देखने के लिए धन्यवाद।